नमस्कार। हाल ही में इंटरनेट पर भगत सिंह की एक तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं बहुत वायरल हुई। इसने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को जैसे झकझोर कर रख दिया। तो आज हम उसी वायरल तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उस विचारक, उस लेखक और उस क्रांतिकारी को समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम है भगत सिंह। तो ये सब शुरू हुआ एआई टेक्नोलॉजी से, जैसे डीप नॉस्टैल्जिया। इसने क्या किया कि भगत सिंह की जो पुरानी स्थिर तस्वीरें थी उनमें जान डाल दी और हमें उनकी एक ऐसी झलक देखने को मिली जो पहले कभी नहीं देखी थी। एक बहुत ही शांत, एक गहरी मुस्कान। शायद ये पहली बार था जब हमने उन्हें सिर्फ एक शहीद की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा, और बस इसी एक पल ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। लेकिन ये जो वायरल इमेज है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाती है कि उस मुस्कान के पीछे का असली इंसान कौन था। एक तस्वीर से हटकर उनके विचार क्या थे। चलिए आज उनकी असली विरासत को जानने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह को हमें अक्सर एक बंदूकधारी क्रांतिकारी के तौर पर याद करते हैं, पर उनका सबसे शक्तिशाली हथियार असल में उनकी कलम और उनका दिमाग था। और उनकी ये जो वैचारिक यात्रा थी, ये बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई थी। ये जो लाइनें हैं, ये 1918 के एक खत का हिस्सा हैं जो उन्होंने अपने दादाजी को लिखा था। यहाँ हमें एक नौजवान भगत सिंह दिखते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल उतने ही सीरियस थे जितना कोई भी और स्टूडेंट होता है। ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। और फिर जरा देखिए, सिर्फ 4-5 साल बाद 1922-23 के एक निबंध में उनके विचार कितने गहरे हो गए थे। बस कुछ ही सालों में वो एक होनहार छात्र से एक ऐसे विचारक बन गए थे जो ये समझता था कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके साहित्य में बसती है। भगत सिंह सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो विचारों को पी जाते थे। उन्होंने फ्रांस और रूस की क्रांतियों को गहराई से पढ़ा और ये समझा कि असली बदलाव किताबों और विचारों से आता है, सिर्फ हथियारों से नहीं। उन्होंने ये तक कहा कि एक राष्ट्र बनने के लिए हमें एक भाषा और एक लिपि की जरूरत है ताकि विचार आसानी से सब तक पहुंच सके। उनके लिए कलम हमेशा तलवार से ज्यादा ताकतवर थी। तो जब भगत सिंह इंकलाब या क्रांति का नारा बुलंद करते थे, तो उनके लिए इसका असल में मतलब क्या था? ये सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात नहीं थी। नहीं, उनके विचार इससे कहीं ज्यादा गहरे थे। जून 1929 में अदालत में दिए अपने ऐतिहासिक बयान में उन्होंने क्रांति का मतलब साफ साफ समझाया। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को खत्म करना था जहां एक इंसान दूसरे का शोषण करता है। ये समाजवाद के सिद्धांतों पर एक नया समाज बनाने का एक खुला आह्वान था। ये तस्वीर दिखाती है कि वो समाज को किस नज़र से देखते थे। उन्होंने महसूस किया कि जो व्यवस्था असमानता और अन्याय पर बनी हो, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। ये एक ज्वालामुखी की तरह थी जो कभी भी फट सकती है। इसीलिए उनके लिए क्रांतिकारी बदलाव सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी। अपने पिता को लिखे इस खत में हम उनके पक्के इरादे को देख सकते हैं। ये दिखाता है कि उनके राजनीतिक विश्वास सिर्फ दिमागी नहीं थे, वो उनकी जिंदगी का मकसद थे, जिसके लिए वो हर निजी खुशी को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और उनकी इस प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनकी जिंदगी के आखिरी दिन में। वो दिन हमें बताता है कि भगत सिंह असल में कौन थे। जरा उस शांति और संयम के बारे में सोचिए। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है और भगत सिंह अपने साथियों से रसगुल्ले मंगवाकर खा रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि उन्हें अपने मकसद पर कितना भरोसा था और वो किसी भी तरह के डर से बहुत ऊपर उठ चुके थे। तो जब जेल के अधिकारी उन्हें फांसी के लिए बुलाने आए, तो उन्होंने रुकने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनके ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी वो विचारों की दुनिया में डूबे हुए थे। ये वाकई एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात थी। और फिर जब वो तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, तो उनके आखिरी शब्द भी वही नारे थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को एक पहचान दी थी। ये हार नहीं थी, ये उनके आदर्शों की आखिरी और सबसे शक्तिशाली घोषणा थी। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती हैं। आज उनकी शहादत के इतने दशकों बाद वो मुस्कुराती हुई तस्वीर आखिर वायरल हुई क्यों? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इतिहास से जुड़ते कैसे हैं। एक तरफ हमारे पास उनके लिखे हुए शब्द हैं, उनके विचार हैं, और दूसरी तरफ डीप नॉस्टैल्जिया जैसी टेक्नोलॉजी है जो उन्हें एक मानवीय रूप देकर एक नई पीढ़ी को उनसे जुड़ने का मौका दे रही है। ये दिखाता है कि हम आज भी इन नायकों में प्रेरणा ढूंढ रहे हैं।
तो ये जो आकर्षण है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, ये उन विचारों के लिए है जिनका प्रतीक भगत सिंह थे। न्याय, समानता और एक बेहतर दुनिया के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा। ये ऐसे आदर्श हैं जो कभी पुराने नहीं होते। और यहीं एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। हम भगत सिंह को एक शहीद के तौर पर तो याद करते हैं, पर क्या हम उस विचारक को भी याद करते हैं जो एक सामाजिक बदलाव चाहता था? उनकी मुस्कान हमें उनकी बहादुरी की याद दिलाती है, लेकिन उनके शब्द हमें एक बहुत बड़े मिशन की याद दिलाते हैं। सवाल यह है कि क्या हम दोनों को याद रखने के लिए तैयार हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।